नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा मौलिक अधिकार का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, दूसरा क्लास है जिसमें हमारा जो आज टॉपिक है वो बहुत अहम है। ठीक है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या करा है। आप अब तक मौलिक अधिकारों में किस किस चीज़ पर हमने बात कर ली है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकार किनको कहते हैं, यानी किसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक मतलब क्या होता है और अधिकार मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने इससे पहली वीडियो में बात कर ली है। इससे पहले हमने ये देख लिया है कि मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, कि कहाँ से मौलिक अधिकारों का विकास हुआ। तो उसमें हमने बताया था आपको कि इंग्लैंड ब्रिटेन से वहाँ से विकास हुआ जब 1200-1500 ईस्वी में सम्राट जॉन के विरुद्ध लोगों ने, वहाँ की जनता ने उन्हें बाध्य किया था अपने संस्कृति, प्राचीन संस्कृति के अधिकारों को मानने के लिए एक मैग्ना कार्टा दिया था। तो एक तो उसमें हम बात कर चुके हैं। फिर किस तरीके से, किस प्रोसेस से कि पहले ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन के बाद में फ्रांस, फ्रांस के बाद में अमेरिका और अमेरिका के बाद में भारत ने इस चीज़ को मतलब लिया। ठीक है, इस चीज़ से करा। अब उसके बाद में हमने क्या बताया, उसके बाद में हमने जिक्र किया कि भारत में इसका जो है किस तरीके से विकास हुआ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्वराज में मांग की थी। ठीक है, उसके बाद में किसने कहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट में इसकी क्या कमेटी थी, सप्रू समिति में इसने क्या कहा था। ठीक है, और किस अधिवेशन में, कहाँ पर, कौन से अधिवेशन में हमने बात की। इससे पहली बात जो हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कल की मतलब जो इससे पहले हमने क्लास ले रखी है उससे पहले की क्लास को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, इससे आगे की क्लास को हमें जो है आगे बढ़ाना है, और वो किस तरीके से बढ़ाना है उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण आपको हमने लिख रखा है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, जिसमें हमने एक ट्रिक बनाई है जिसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। आपको सिंपल याद रख सकते हो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण एक ट्रिक के माध्यम से। अब वो ट्रिक क्या है, समान स्वतंत्र, समान मतलब बराबर, स्वतंत्र आजाद शोध शिक्षा का अधिकार है। समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का अधिकार है, ये ट्रिक है हमारी। यानी कि याद रखने के लिए 6 के 6 देखिए, 1 2 3 4 आपके, सॉरी ये 4 और यहाँ आपका हो जाएगा 5 और ये 6। इस तरीके से ये हमारे 6 अधिकार है। इसकी बात भी हमने की है इससे पहली क्लास में, कि इससे पहली क्लास में हमने इनकी बात की है कि पहले जो थे मूल संविधान, उसमें कितने मौलिक अधिकार थे। उसमें मौलिक अधिकार थे 7, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसके चलते ये 6 अधिकार रह गए हैं। ठीक है, अब इन 6 को हमने ट्रिक से याद रखने का कहा है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, समानता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं। समानता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं, तो 5 अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अधिकार हैं, 4 अधिकार हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में कितने हैं प्रावधान, 2। धार्मिक स्वतंत्रता की कितने प्रकार की है, तो 4 हो जाएगा यहाँ से। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये तो हम इनको एक तरीके से याद करते हैं। देखिए हमने लिखा है समान स्वतंत्रता शोध शिक्षा का अधिकार है 5 42 42 1। हमें याद रखना है 5 42 42 5 42 42 1, इस तरीके से याद रखना। कोई भी अपना पासवर्ड समझ के इसको याद रख लेना, 5 42 42 1। इसको सबसे पहले शुरू करते हैं समानता का अधिकार। इन समान का मतलब है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत आते हैं 14 से 18 तक ये निहित है। इसमें आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है और 22 आता है। यहाँ पर शोध में 100 से लिख लो, जो 100 है शोध में, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, इसमें क्या है, आर्टिकल 23 और 24 इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ध से क्या है, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या था, 25 26 27 28। ठीक, शिक्षा से आ जाता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आ जाता है, जिसमें 29 और 30 2 आर्टिकल निहित है। फिर अधिकार का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इससे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने ट्रिक बना ली। यहाँ अधिकार की जगह आप उपचार भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, उपचार अच्छा रहेगा, उपचार यहाँ अच्छा रहेगा। क्या, समान स्वतंत्र शोध शिक्षा का उपचार है, यानी शिक्षा का उपचार जो है, उपचार शिक्षा का इलाज जो कैसे है, समानता स्वतंत्रता शोध, ऐसे याद हो सकता है ना आराम से। ठीक है, तो इस तरीके कर लेंगे।
अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे बुक्स, देखिए आपको जो है अगर पढ़ना ही है, अगर पढ़ने के ऊपर आप डिपेंड हो तो कहीं से भी टेक्स्ट बुक्स मिल जाएंगे, कहीं भी नोट्स मिल जाएंगे, ये तो मार्केट में बहुत है, परंतु वो पढ़ना ही थोड़ा ही होता है, याद भी रखना होता है, किस तरीके से याद रखना होता है। और यही काम जो है, जो बिल्कुल आसान भाषा में करा दे वो आपके लिए बेस्ट टीचर हो सकता है, समझ गए नहीं, जो आसान भाषा से इसको समझा दे। ठीक है, यही आप सीखने के लिए कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हो। ठीक है, यही जो सीखने के लिए आप कोचिंग संस्थानों के करते हो, ज्वाइन करते हो। और इसके लिए क्या है आपका, देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोध यानी कि शोध के विरुद्ध अधिकार, धैर्य धार्मिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार। इसके आर्टिकल आपको याद करने हैं, ये ट्रिक हो गई आपकी याद। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आर्टिकल को केवल इतना याद रखते हैं कि 14 में क्या है, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, 15 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, 15 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक करके बात करते हैं। यानी कि हमारा पढ़ाने का मतलब और तुम्हारा समझने का मतलब बिल्कुल एक होना चाहिए, तभी हम बातों को सही तरीके से मतलब कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि कुछ कैंडिडेटों को चाहिए केवल मौलिक अधिकार, इतने कितने अधिकार चाहिए मौलिक अधिकार, किस तरीके से पढ़ने चाहिए कि सर आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल 14 में बता देंगे इसको कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। लो हो गया आर्टिकल 14। ठीक है, मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ तो विधि के समान संरक्षण हो गया यहाँ से। अगर यहाँ पर आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। ठीक है, चलिए इधर लिख लेते हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। मैं भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, चलो एक एक करके बता देते हैं। अगर इतना ही पढ़ना आपके लिए योग्य है तो, बट ये योग्य नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है ऐसी पढ़ाई इतनी, जब तक हम इसमें एनालिसिस ना करें, जब तक पूरा रिसर्च ना करें, क्योंकि आप रिसर्च करना सीखिए। ठीक है, चलिए बता देते। 14 में समान विधि के समक्ष समानता है, 15 में धर्म मूल वंश जाति, ये क्या है, धर्म मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इतना कह देगा। 16 में क्या है, अवसर की समानता, अवसर की समानता हो जाएगी। 17 में अस्पृश्यता आ जाएगा, अस्पृश्यता आ जाएगा। 18 में उपाधि आ जाएंगी, उपाधियों का अंत आएगा। 19 में आपका बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता आ जाएगी। 20 में दोष सिद्ध हो जाएगा, दोष सिद्धि हो जाएगी। 21 में प्राण एवं दैहिक हो जाएगा, प्राण एवं दैहिक हो जाएगा। 22 में गिरफ्तारी के कुछ गिरफ्तारी आ जाएंगी, कुछ गिरफ्तारी आ जाएंगी। ठीक है, 23 में बलात्श्रम आ जाएगा, बलात्श्रम आ जाएगा। 24 में कारखानों में बच्चों, कारखानों में बच्चों, बच्चों के विरुद्ध शोषण आ जाएगा। ठीक है, 25 में जाएगा धर्म का आचरण, धर्म का आचरण आ जाएगा। 26 में प्रबंधन आ जाएगा, प्रबंधन आ जाएगा। 27 में करारोपण आ जाएगा, करारोपण आ जाएगा। 28 में जो आपका 28 में शिक्षण संस्थान आ जाएंगे, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आ जाएगी। 29 में जो आ जाएगी अल्पसंख्यकों के लिए आ जाएगा, अल्पसंख्यकों। 30 में जो आ जाएगा शिक्षण संस्थानों की आ जाएगी, शिक्षण संस्थानों की। 31 में जो आ जाएगा निश्चित हो जाएगा, निश्चित। 32 में जो आएगा उपचार आ जाएंगे, संविधान उपचार। लो हो गए आपके संविधान मौलिक अधिकार। अगर इतना ही याद करना हो तो, इतना अगर याद करना हो तो, इतना ही याद करना हो तो, अगर हो गया इतने में, इतने में अगर याद करना हो तो आप अगर इतना याद करना होता है, अगर इतना ही याद करना होता है तो लो मौलिक अधिकार हो गए, परंतु इतने से कोई काम चलने वाला नहीं है ना। मगर अगर इतना मौलिक अधिकार समझाने होते कि मौलिक अधिकार वर्गीकरण कैसे किया जाता, तो हम ऐसे भी कर देंगे कि आर्टिकल 14 में विधि के समान संरक्षण हो गया, 15 में धर्म मूल वंश जाति हो गई, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, 19 में वाक स्वतंत्रता, 20 में दोष सिद्धि,
ठीक है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में गिरफ्तारी हो गई, 23 में बलात्श्रम, 24 में कारखाना में बच्चों पर पाबंदी, ठीक है। फिर धर्म का आचरण, 26 में प्रबंधन करारोपण, 27 में, 28 में आपके शिक्षा एवं धार्मिक शिक्षा, ठीक है। 29 में आपके क्या है अल्पसंख्यकों का हितों का, 30 में शिक्षा संस्थान खोलने का, 31 में निरसित हो गया, 32 में उपचारों का। अगर इतना कुछ संविधानों का होता, अगर इतने ही मूल अधिकार होते इतने से, तो भाई इसके लिए ना आपको हर घर में नौकरी होती है और हर एक आदमी मूल अधिकार सीख जाता हूँ, ठीक है। और ये याद नहीं रहते ऐसे, रट्टा मान लोगे इतना, मगर परीक्षा क्या करेगी, परीक्षा में बहुत अच्छा डिटेल दे देगा वो करके। चलिए हम नहीं कराएंगे ऐसे, हम नहीं कराएंगे, तो हम एक एक करके बात करेंगे, हम जो करेंगे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सब में बात करेंगे कि एक में क्या कहा गया उसमें और उसकी क्या बात कही है। कल की क्लास जो थी हमारी, अभी लास्ट सेशन जो हुआ है, उसमें हमने आर्टिकल 12 और 13 दोनों समझ लिए थे। हमने आर्टिकल 12 और 13 दोनों समझ लिए थे। अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल की और उसमें क्या है। सबसे पहला हमारा है कितने मूल अधिकार हैं, आपको याद होना चाहिए कितने हैं, 6 हैं। तो उसमें 6 में जो है सबसे पहला आर्टिकल जो सबसे पहला अधिकार जो है वो कौन सा है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार कह सकते हैं। इसमें क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया है। अब इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 14 आता, आर्टिकल 15 आता, आर्टिकल 16 आता, आर्टिकल 17 आता, आर्टिकल 18 आता। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, एक तो ये बात कह दी, और फिर विधि के समान संरक्षण, ये दो बात कह दी। बताऊंगा दोनों का मतलब क्या होता है। तो हम बात करें समानता जो है वो किस में है, अगर हम बात करें समानता तो ये तो ब्रिटेन ने कही है, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन ने, और ये USA, ये बात याद रखना। विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण जो है वो दोनों के लिए किसके लिए कहा गया है, ये आर्टिकल 14 में कहा है भारत में। यानी क्या है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। अब ये विधि के समान समानता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण में वंचित नहीं किया जाएगा। ये सभी के लिए समान कानून होगा, कानून होगा, और सभी के लिए समान संरक्षण होगा कानून का। परंतु यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर अपवाद है, ये किनको लिए नहीं है। हमने तो कह दिया सभी के लिए, किन के लिए नहीं है। तो ये दूत जो राजदूत होते हैं, राजदूत उनके लिए, और विदेशी राजदूत जो होते हैं उनके लिए। पहली बात तो ये इनके लिए नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए नहीं है, राष्ट्रपति व राज्यपालों के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये इसमें छूट किससे मिलती है, आर्टिकल 361 के अंतर्गत। इनको जो छूट मिलती है वो किसके अंतर्गत मिलती है, आर्टिकल 361 के अंतर्गत मिलती है छूट। आर्टिकल 361 के अंतर्गत ये छूट मिल जाती है, ठीक है। और बात समझ में। इसके बाद में जो है वो संसद के सदस्यों को, किसके लिए नहीं है ये संसद के सदस्यों के लिए नहीं है। तो संसद के सदस्यों में छूट है वो किसके अंतर्गत है, 105 के अंतर्गत, आर्टिकल 105 के अंतर्गत ही विधि के समानता और विधि के समान संरक्षण जो है इनके लिए अलग स्पेशल छूट है, ठीक है। विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य जो होगा, अगर हम उसकी बात करें, विधान मंडल के सदस्यों के लिए 194 में, कौन से आर्टिकल में, 194। तो हम इस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। अब ऐसा करें कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या, आर्टिकल 16 में क्या है, ऐसा तो 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे मौलिक अधिकार, परंतु वो किसी योग्य तो नहीं है ना। तो हमारा है आर्टिकल 14 में क्या दिया है, विधि के समान समानता जो ब्रिटेन से ली गई है, विधि के समान संरक्षण जो USA से लिया गया है। परंतु इसका मतलब क्या है कि विधि के समान संरक्षण और समानता सभी के लिए, सभी व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को उसमें वंचित नहीं किया जाएगा। बहरहाल किनको छोड़कर, राजदूत, विदेशी राजदूत, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आर्टिकल 361 के अंतर्गत, संसद के सदस्यों को नहीं दिया गया। क्यों, क्या राष्ट्रपति को जो कानून लागू हो जाएगा वो तुम पर लागू हो जाएगा, तुम पर जो होगा वो राष्ट्रपति थोड़ा ही लागू हो जाएगा। हम अगर कोई कृत कार्य कर दें तो हमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मगर राष्ट्रपति उस टाइम पर कृत कार्य कर दे तो उसको गिरफ्तारी नहीं है। तो इस तरीके से छूट है किसका अंतर्गत,
आर्टिकल 361 के अंतर्गत। ठीक है, हम अगर कोई किसी को गाली गुप्तारी मारा कूटी कर दें तो हमको पकड़ के ले जाएंगे, परंतु संसद के सदस्यों को नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि 105 आर्टिकल में इनको छूट है, क्योंकि ये कार्यकाल पर रहते हुए इनके साथ हम ये विधि और संरक्षण नहीं कर सकते। तो ये जो बात है ये हमारी आर्टिकल 14 में। तो आई थिंक आप आर्टिकल 14 पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आर्टिकल 14 आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? तो आपने आर्टिकल अपनी जो पढ़ा होगा वो अलग तरीके से पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आपने कुछ इतना पढ़ा होगा कि आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए? परंतु ये बात इतनी सीमित नहीं है, ये इतनी बात जो है सीमित नहीं है। मतलब क्यों इतनी बात सीमित क्यों नहीं है? इसमें एक बात ये कही गई है कि किसी भी जैसे मान के चलिए कि अगर हम इसके साथ साथ एक बात और कहती है, किसी भी स्थान पर जैसे कोई कुआं है, उस कुएं पर हम धर्म, जाति, लिंग, जाति, जन्म स्थान, भाषा के स्थान पर हम किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों लगा सकते? क्योंकि ये संविधान में लिख दिया है कि कोई भी व्यक्ति, जब एक कुआं है तो उसमें पानी सब लोग भर सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट है उसमें खाना सभी लोग खा सकते हैं। उनमें भेदभाव करेंगे तो लट फिरेगा पक्का। तो आर्टिकल 15 के अंदर भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भेदभाव नहीं करती, ये बात कही गई है। परंतु इसमें भी कुछ बात है। इसमें भी क्या बात है? यानी क्या कि इसमें क्लोज बनाई गई है, यानी कि 15 की 1 में जो है वो मूल धर्म के आधार पर, यहां पर क्या गया है? मूल धर्म के आधार पर, या धर्म मूल वंश के आधार पर भी कह सकते हैं इसको। धर्म मूल वंश या कर कह सकते हैं धर्म मूल वंश के आधार पर। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 2 में जो है वो क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? सिनेमाघरों, होटलों व सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी जाने के लिए। ठीक है, परंतु आर्टिकल 15 के 3 में एक बात कही गई है। आर्टिकल 15 के 3 में कही गई है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण या हितों की रक्षा करने के लिए, हम पाबंदी लगा सकते हैं। अब ये क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह है कि जैसा ऐसा होता है कि कई जगह आपने देखा होगा कि महिलाओं का जाना वर्जित है, या ऐसा देखा होगा बच्चे नहीं जा सकते। जैसे कोई ऐसी होती है, अडल्ट मूवी होती है, अडल्ट पिक्चर होती है लगी हुई। ठीक है, अडल्ट मूवी, अडल्ट पिक्चर होती है, तो उसमें लिखा होता है कि केवल वयस्क पुरुषों के लिए। क्यों? अगर बच्चों को भी वहाँ पर परमिशन होगी, तो उनके हितों का, यानी कि उनके दायित्वों का क्षरण हो रहा है एक तरीके से। यानी क्या हो रहा है कि उनका वो अगर गलत आदतों में पड़ जाएंगे, ठीक है, वो उनके लिए नहीं होती है। समझ गए नहीं? तो महिला और बच्चों के कल्याण हितों की रक्षा करने के लिए हम ऐसी जगहों पर कई बार पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये शक्ति भी हम आर्टिकल 15 में दे रखी है। या हम कह सकते हैं डी में, यानी कि SC या ST के हितों की रक्षा करने के लिए, हम किसी जगह पर इन पर पाबंदी लगा सकते हैं। जैसे कि कोई ट्राइबल एरिया है तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते। समझ गए नहीं? वहाँ पर तो वही लोग रहेंगे क्योंकि उनके हित हैं। ठीक है, फिर आपका ई है इसमें शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों में भी हम इन्हें आरक्षण, ये आधार दिया जा सकता है। समझ गए नहीं? तो इतना ही याद नहीं रखना कि मूल वंश जाति ये होता है, केवल आपको ये भी रखना है कहाँ किसकी वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल 16 की। ठीक है, आर्टिकल 16 देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 16 क्या है? चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें भी, आर्टिकल 16 में भी, कि बहुत बढ़िया है आर्टिकल 16।
आर्टिकल 16 में क्या है, अफसर की समानता, यानी कि अफसर की समानता क्या है, अफसर की समानता क्या है यहाँ पर अभी बताते हैं। यानी कि अफसर की समानता यहाँ पर यह है, आर्टिकल 16 में है अफसर की समानता। ठीक है, मतलब क्या है अफसर की समानता? अफसर की समानता यह है कि यहाँ पर सभी को जो है किसी भी पद पर नियुक्त होने के लिए या किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने के लिए सभी को अवसर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा, सभी को अवसर दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पर सभी को मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी जो है राष्ट्रपति बनकर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या है, पूरी अवसर की समानता यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी बात यहाँ पर करते हैं तो कह सकते हैं अवसर की समानता सभी लोगों के लिए है। वो क्या हो सकता है, मूल वंश जाति के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के संघीय राज्यों में भी प्राथमिकता दी जाएगी, इनको अल्पसंख्यकों के हितों में प्राथमिकता दी जाएगी। या अगर एक बात और होती है इसमें, थोड़ी सी बात ही होती है अवसर की समानता में, आपको याद रखना है, यदि किसी धार्मिक संस्था में किसी पद के लिए अगर कोई नियुक्ति होती है, तो वहां पर अपने लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी। वहां पर क्या है, अपने उस धर्म के मानने वालों को वरीयता दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि भाई थोड़ा सा ये है ना, उस धर्म के बारे में जानकारी होगी। अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा EWS वाला केस। क्या है? EWS। ठीक है, इसमें क्या है, जनरल में भी आरक्षण है 10% का, जो इसमें भी पिछड़े हुए हैं। तो EWS का प्रावधान जो है वो किसके अंतर्गत आता है? ये भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 16 के अंतर्गत। या किसी धार्मिक संस्था में किसी पद की नियुक्ति होती है, तो उसी धर्म वाले को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। इतनी बात आ जाएगी आपकी यहाँ पर। क्लियर? आर्टिकल 16 समझ में आ चुका होगा। अब आता है आर्टिकल 17। क्या आता है आपका? आर्टिकल 17। यहां पर क्या है, इस परस्यता का प्रावधान है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, अस्पृश्यता का प्रावधान। यह अस्पृश्यता का अंत क्या है? तो ये एक दंडनीय अपराध भी है। ये क्या है आपका? एक दंडनीय अपराध भी है। ठीक है, ये दंडनीय अपराध भी है, यानी कि यहाँ पर कानून भी है, विधि में कानून भी है और ये भी। ठीक है, यानी कि एक आर्टिकल वो होता है एक्ट अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, एक एक्ट भी होता है इसमें, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। आई थिंक 1955 इसकी वो डेट है, परंतु इसका नाम परिवर्तन हो गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया इसका नाम क्या हो गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। और इसे क्या कह दिया गया है? 1976 में कहा गया है ये काम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसे कब से कहा गया है? 1976 से कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत। अगर कोई भी छुआछूत के मामले में अभी भी कोई बात करता है, अगर कोई आके शिकायत करते साहब मैं नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, नीची जाति वाले से भेदभाव रखता है, तो उस पर लठ फेरेगा, देख लेना, अस्पृश्यता निवारण 1955 के अंतर्गत, और उसका नाम बदल के हो गया है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो उसके लिए संविधान में विधि भी है, प्रशासन में विधि भी है और कानून, विधि भी है और प्रशासनिक भी है। तो संविधान में आर्टिकल भी दिया है और इसमें धारा भी दी है। ये कानून में ना दिया गया, स्पेशल कानून इसके लिए। ठीक है, तो आप समझ लेना, अस्पृश्यता का निवारण जो है यहाँ पर प्रावधान है इसका, अस्पृश्यता का अंत, इसे कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत। किस आर्टिकल में? 17 में। इसमें 2 आ जाते हैं, ये दंडनीय अपराध है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। मतलब क्या समझिए, अगर मैं समानता का अधिकार के लिए विधि का संरक्षण किया, मैं थाने में गया अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मैं उनको दंड नहीं दे सकता, ठीक है, या मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, दूसरे की लिख ली, तो मैं उनको दंड नहीं दिलवा सकता। समझ गए नहीं? परंतु हाँ, अगर किसी ने अस्पृश्यता के साथ अगर कोई काम किया है कि छुआछूत है, तो उनके लिए विधि में तो है समानता कि ऐसा नहीं करो। दूसरी बात है कि उस पर दंडनीय अपराध है, उसे दंड दिएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसे कहते हैं यहाँ पर दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 18।
कौन सा आर्टिकल आ जाता है? आर्टिकल 18। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप समझ रहे होंगे इन बातों को, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका आर्टिकल 18। इसमें आपने पढ़ा होगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, उपाधियों का अंत इसे पढ़ा होगा जरूर। तो मैं आपको बता दूं क्या है। एक बालाजी राघवन व्यक्ति थे। विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए विवाद क्या हुआ, ये बात बहुत मोस्ट है। बालाजी राघवन एक व्यक्ति थे, बालाजी राघवन। 1954 की बात है, 1954 की बात है। और जब यहाँ पर पद्मश्री, ठीक है, और भारत रत्न जैसे जब शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया, पद्मश्री और भारत रत्न जो है उनको विवाद को लेकर कहा कि भाई उपाधियों को तो अंत कर दिया। तो भारत रत्न पद्मश्री की शुरुआत जो हुई गई वो कभी 1954 में हुई बात। और जब वो मिला भारत रत्न तो उन्होंने कहा ये भी तो एक उपाधि है। तो उन्होंने कहा ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, ये पुरस्कार है। तो विवाद जो उठा था बालाजी राघवन ने शुरू करा था इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बता दी गई कि शैक्षणिक व सैन्य उपाधियों को छोड़कर, यानी किसको? शैक्षणिक व सैन्य उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों को छोड़कर व पुरस्कारों को छोड़कर, पुरस्कारों को छोड़कर सारी उपाधियों का क्या कर दिया जाएगा? अंत कर दिया जाएगा। सारी उपाधियों का कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। जैसे पहले था कि शेर पकड़ लिया शेर खां, गीदड़ पकड़ लिया गीदड़ खां, समझ गए नहीं? कुत्ता पकड़ लिया कुत्ता खां, कोई भी नाम रखकर भाग जा करता था इतिहास में, समझ गए नहीं? तो अब वो चीज़ खत्म कर दी गई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि उससे भेदभाव आ जाते थे, ऊंच नीच हो जाती थी पहले, ठीक है। पता चला किसी ने अपने आप ही नाम रख लिया कि मैं कौन हूँ, लाख बख्श, लाखों का वो दान करता हूँ तो मैं लाख बख्श हो गया, ठीक है। अरे बात समझ में नहीं? तो इस तरीके से कोई भी उपाधि रख के चला जाता था इतिहास में, तो उस चीज़ को खत्म किया, क्योंकि उससे क्या हो जाता था, ऊंच नीच वाली स्थिति देखी जाती थी। और संविधान में हमारे क्या कहा गया? ऊंच नीच को खत्म किया गया। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत विवाद क्या था? बालाजी राघवन ने उठाया था कि सर जब 1954 में पद्मश्री भारत रत्न शुरू हुए, उन्होंने कहा ये भी तो एक पुरस्कार। उन्होंने कहा नहीं, ये पुरस्कार है, सम्मान है इनका, ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, ठीक है। उपाधि किसी के द्वारा दी जाती है या अपने द्वारा रखी जाती है, मगर सम्मान उससे प्रभावित होकर उसे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ के सेक्शन में सैन्य उपाधियों को छोड़कर, यानी शिक्षा के क्षेत्र में तुमने काम किया है तो, और सैन्य उपाधियों सैन्य में कोई गौरवपूर्ण काम किया है तब आपको पुरस्कार मिल सकता है, उपाधि मिल सकती है, ठीक है। क्लियर? नोट कर लो इस बात को। अब इसके बाद में आता है आपका दूसरा मौलिक अधिकार। पहला हो गया 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्या है, वह स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है हमारा? एक हो चुका है, एक हो चुका है हमारा, आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कहाँ तक आते हैं? 19 से 22 तक आते हैं। इसमें आर्टिकल कहाँ से आते हैं? 19 से 22 तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या है। आर्टिकल 19 में क्या है? देखिए आर्टिकल 19 में वाक की स्वतंत्रता, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं 19 को, बाद में करते हैं। देखिए 19 में जो है ना, आर्टिकल 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार भी कहते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों का इसे एक और बात कह सकते हैं, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल 19 को, या इसको स्वतंत्रता का अधिकार को कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? व्यक्तिगत, ठीक है। इसको एक बात और कहते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार को एक बात और कहते हैं, समझ लीजिए। इन्हें मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का मेरुदंड, ये समझ लीजिए रीढ़ कहा जाता है इसको, यानी मौलिक अधिकारों को रीढ़ कहा जाता है, यानी कि मेरुदंड कहा जाता है। फिर एक और बात यहां रखनी है, निजता का अधिकार जो था, इसमें निजता का अधिकार, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में कब जोड़ा गया? तो 24 अगस्त 2017 को जोड़ा गया, यानी कि 24 अगस्त 2017 को जोड़ा गया। ये बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के अधिकार में
आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार कब जोड़ा गया? तो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार 24 अगस्त 2017 को जोड़ा गया। इससे पहले निजता का अधिकार नहीं था। कोई भी निजी काम है अगर उसके लिए हमें अधिकार है तो किस में आएगा? आर्टिकल 21 में। इससे बताया जाता है कि आर्टिकल 21 में सबसे ज़्यादा विषयों की संख्या है। क्या बताया जाता है? सबसे ज़्यादा आर्टिकल में विषयों की संख्या है। चलिए अब बात आती है हमारे पॉइंट पर। प्रारंभ में जो है आर्टिकल 19 में 7 क्लोज थी, 7 अधिकार थे, यानी कि कितने अधिकार थे? 7 प्रकार के अधिकार थे, 7 प्रकार के अधिकार। परंतु क्या हुआ? 44वां अमेंडमेंट हुआ 1978 में और उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार क्या हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। अब ये दो जगह था, एक स्वतंत्रता का अधिकार भी था और एक मौलिक अधिकार भी था। ये तो मौलिक अधिकार जो था वो तो था आर्टिकल 31 में, और स्वतंत्रता के अधिकार में जो था ये कहाँ था? अगर स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 का चय था, सॉरी 19 का आपका चय छः जय, यानी कि आपका कै खे गै घै अणे और आपका चय, हाँ 19 का चय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 का चय, 19 का चय हो जाएगा। और अंग्रेजी में अगर चय याद रहे तो उसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 का एफ। अंग्रेजी में अगर देखो तो 19 का क्या हो जाएगा? एफ। तो कोई भी आ सकता है, हिंदी में चय आ सकता है, अंग्रेजी में क्या आ सकता है? एफ आ सकता है। तो 19 का एफ में था ये संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया। और आर्टिकल 31 में भी था। तो अब इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में 19 में कितने अधिकार रह गए हैं? वर्तमान में कितने रह चुके हैं? वर्तमान में 6 अधिकार रह गए हैं। कितने अधिकार रह गए वर्तमान में? केवल 6 अधिकार रह गए। अब हम उन बात करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता कही जाती है इसमें। अब मौलिक अधिकारों का मेरुदंड कहा जाता है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में 24 अगस्त 2017 को इसमें ऐड किया गया। ठीक है। 19 में 7 प्रकार के अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो 19 के चय और एफ में था और 31 में भी था। ठीक है। वर्तमान में 6 अधिकार हैं। अब उन 6 के 6 की बात करते हैं हम, क्या है? चलिए उन 6 की बात करते हैं, टाइम ना लगाते हुए ज़्यादा। ठीक है। तो सबसे पहले 19 का ए, सबसे पहले 19 का ए बी सी डी ऐसा लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ। एफ खत्म हो चुका है तो एफ के बाद में क्या आ जाएगा? जी। ठीक है। तो एफ तो समाप्त हो गया, तो एफ को यहीं छोड़िए और समाप्त करिए। इसमें क्या है? ए में वाक की स्वतंत्रता। ए में क्या है? वाक या बोलचाल की स्वतंत्रता। अब इसको समझ लीजिए, बोलचाल या वाक की स्वतंत्रता क्या है? या मनोविचारों को लिखकर, यानी मनोविचारों की स्वतंत्रता, मनोविचारों की स्वतंत्रता। समझ गए? अगर दिख नहीं रहा हो सही से तो मैं बोल भी रहा हूं आपको। वाक की स्वतंत्रता या बोलचाल की स्वतंत्रता, मनोविचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति अपने जज के सामने या किसी भी पुलिस को अपने मनोविचार लिख के भी, बोलकर भी, सुन के भी, ठीक है, व्यक्त कर सकता है, छाप के भी। जैसे मैं मिस्सा बोलना चाहता मैं छाप के भी दे सकता हूँ, तो मुझे ये भी स्वतंत्रता है। मैं अगर कोर्ट में बोलना नहीं चाहता तो मैं उसको लिख के भी दे सकता हूँ। समझ गए? नहीं, मैं उसको मतलब अंदाज, मतलब उससे भी इशारा करके भी बता सकता हूँ। ठीक है। व्यक्त करके बता सकता हूँ, बोल के भी। इस प्रकार की व्यवस्था है। 2 में क्या है? शांतिपूर्ण सभा बनाने या संघ बनाने, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। ठीक है। ये हो जाएगा आपका। जैसे मजदूर संघ होता है ना, जैसे कंपनियों में होता है, और मजदूर संघ, ऐसी सभा बनाने का, मजदूर संघ बनाने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है। फिर है सॉरी शांतिपूर्ण सभा का, यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा है, और नीचे जो आपका वो आ जाएगा संघ बनाने का। तीसरे में क्या आ जाएगा? संघ बनाने का अधिकार। कैसे? जैसे कि मजदूर संघ, मजदूर संघ बनाने का ऐसा अधिकार का में है 3 में। ठीक है। यानी सी कह सकते हो। डी में क्या है? देश के किसी भी भाग में आने जाने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में आने जाने का अधिकार। ठीक है। हम देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा बताया था, मगर अब कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है। अब ई में क्या है? निवास करने का अधिकार, यानी कि निवास करने का अधिकार। मगर ये भी आने जाने का कहाँ पर हो सकती है? अगर हम चाहें तो एसटी वाला जो होता है ना, शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो होता है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते आराम से, क्योंकि वो राज्यपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है। राज्यपाल को विशेष अधिकार होता है वहाँ पर कानून बनाने का, जिसे विवेक अधिकार कहते हैं। अब फिर इसमें है
ई में देश में कहीं भी निवास का अधिकार, निवास का अधिकार 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, मगर अब वहाँ भी हो गया है। मगर यहाँ पर अभी भी है एक जगह एसटी, जो एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया होते हैं, वहाँ पर हम निवास में नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आपका जी में एफ तो खत्म हो गया, संपत्ति का अधिकार था। जी में क्या है? वृत्ति, व्यापार, समागम, ऐसे जैसे जो व्यापार उपचार कारोबार करने का अधिकार। हम देश में कहीं भी इस तरीके का आजीविका उपजीविका चलाने के लिए, उपजीविका के लिए वृत्तीय व्यापार कर सकते हैं, वृत्तीय व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारा है आर्टिकल 19। संघ बनाने का, मतलब शांतिपूर्ण सभा बनाने का, पहले में बोलचाल की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा बनाने की, संघ बनाने की, देश में किसी भाग माने जाने की, निवास करने की और वृत्ति व्यापार या उपजीविका चलाने के लिए अधिकार। क्लियर? ठीक है। आर्टिकल 20 अब हमारा आ जाएगा आर्टिकल 20। इसमें आर्टिकल 20 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 20 क्या है? एक करके कर रहे हैं ना आप लोगों को, तो ये हो जाता पूरा मौलिक अधिकार, मगर मैं आपको पूरा विवरण करके बता रहा हूँ यहाँ पर। आर्टिकल 20 क्योंकि पढ़ो ऐसा कि हर परीक्षा में लगे ऐसा कि जहां से यहां से आया है बिल्कुल। अपराधों के लिए दो सिद्धि लिख सकते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दो सिद्धि व संरक्षण। तो ये कुछ बात है इसमें। अब ये बात समझ में आई नहीं होगी आपको, समझ गए नहीं? ये बात आपको समझ में आई नहीं होगी। क्यों नहीं आई होगी? सबसे पहले बात आती है, इसमें भी एक आता है ए, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं भूत लक्ष्मी। पहला होता है, एक वर्ड आता है भूत लक्ष्मी विधि। मतलब जिस समय पर जो किसी ने अपराध किया है उसको उस समय का दोष दिया जाएगा, उसे उस समय का दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आज अपराध किया है, बहुत पुराना, पहले बहुत पुराने अपराध की, उसको तूने तो उस टाइम पर पर्स मारा था भाई, समझ गए नहीं? तूने बचपन में जो है उसका एक चपत मार दिया था, ठीक है, उसका सिर फोड़ दिया था। इस तरीके से कुछ नहीं करना। दूसरा क्या है? एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड, एक अपराध के लिए एक बार दंड। ऐसा नहीं कि पता चला किसी ने एक बार किसी की जेब काट ली, बार बार पता चल रहा उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी के एक बार चपत मार दिया, खोपड़ फोड़ दिया, एक बार वो जेल काटिया, उसके बाद हर बार पुलिस उसे उठा के ले जा रही है, भाई तूने वो करा था उसके काम तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या है इसमें? किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये बात आती है आर्टिकल 20 में, ये आती है आर्टिकल 20 में। ठीक है जी, ये आपकी आती है आर्टिकल 20 में। हो गया होगा इतना? चलिए, आर्टिकल 21 सबसे अहम, महत्वपूर्ण, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसकी बात चल रही है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी। क्या थी आर्टिकल 21 में? आर्टिकल 21 में जो थी पहले क्या थी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसको समझते हैं नहीं क्या है? प्राण मतलब होता है, तुम्हें पता है जान, और दैहिक मतलब होता है शारीरिक स्वतंत्रता। यानी कि दैहिक कहते हैं तेरी देह तोड़ दूंगा, दैहिक कहते हैं शरीर को, समझिए नहीं? तो शारीरिक स्वतंत्रता इसको। ठीक है। परंतु इसमें क्या है? इसमें आपको देखा होगा 24 अगस्त और 2017 को एक चीज जोड़ दी गई थी, इसका नाम था निजता का अधिकार। निजता का अधिकार सबसे बड़ी क्लोज इसमें ही है, मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार यही है। ठीक है। अब हमें इसमें किस किस प्रकार के अधिकार मिल सकते हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस प्रकार के। हमें निजता का अधिकार मिल सकता है, शिक्षा पाने का अधिकार हो सकता है, आप इसको नोट करते हैं ना, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार हो सकता है, विदेश जाने का अधिकार हो सकता है, ठीक है, पर्यावरण में घूमने का अधिकार हो सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार हो सकता है, ये निजी है ना सारे, निःशुल्क खाद्य पदार्थों का अधिकार हो सकता है, निःशुल्क विधि का अधिकार हो सकता है,
पर्याप्त आवास पाने का अधिकार हो सकता है यहाँ पर हमें, ठीक है। जीवन साथी, और ये तो बहुत प्यारा 2018 के एग्जाम में आया था ये स्कीम में कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अपने मनपसंद का जीवन साथी चुन सकता है आदमी। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जीवन साथी चुनने का अधिकार जो आता है वो भी इसमें आता, यानी कि जीवन साथी चुनने का अधिकार ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका इसी के अंतर्गत यहां पर आ जाता है, ठीक है। चलिए, एक आता है आपका आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। जब 21 है तो इसकी क्लोज बनेगी 21 का ए। कब हुई? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हो गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो गया था। उसमें कहा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहाँ से किया गया था। और एक और बात करी गई थी इसमें 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी 2014 में, पोंगल का दिन जो होता है ना, तो 2014 की बात है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पोंगल का त्यौहार होता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। वहाँ पोंगल का त्यौहार होता है, तो वहाँ पर दूसरे और तीसरे दिन, पोंगल के दिन जल्लीकट्टा में बैलगाड़ी दौड़ होती है, उसमें पाबंदी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? वहाँ पर पशुओं के साथ गलत हो रहा था ना, समझ गए नहीं? बैलगाड़ी मतलब बैलगाड़ी दौड़ होती थी, तो उस पर पाबंदी लगा दी। कहाँ पर? उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं जल्लीकट्टम। एक त्यौहार होता था, पोंगल के दूसरे और तीसरे दिन होता था, तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी 21 में और 21A में। अब हमारा इसका अंतिम आर्टिकल है इसका स्वतंत्रता के अधिकार का 22वां आर्टिकल। क्या है? कोई बात नहीं, बस बहुत थोड़े से रहे हैं, टेंशन नहीं है, बस इनको जल्दी से जल्दी सब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबा जो है क्लास आपको भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 याद करो आप, इतने मैंने पहले बता दिया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण, ठीक है। यहां जरा ध्यान से सुनना, निरोध का संरक्षण कहते हैं नजरबंद, समझ गए नहीं? कभी कुछ और ही मतलब ले जाओ, इसका मतलब है नजरबंद, ठीक है। क्या है इसमें? नजरबंद, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी कैसे होती है और आदमी को नजरबंद कैसे किया जाता है, ये बताया गया है किसमें? आर्टिकल 22 में। उसको हम भी करते हैं, केवल आपको तो कब हमेशा डाउट रहता है ना, पॉलिटी को ध्यान से पढ़ी थोड़ा ही आज तक, और ना पढ़ो तुम, क्योंकि आदत जो है ना आराम से पढ़ने की है ना बिल्कुल आपको, कि मेहनत ना करनी पड़ जाए, बस शरीर पर लोड ना पड़ जाए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ नजरबंद, इसका क्या मतलब है? अपने पसंदीदा वकील करने की इसमें आदमी को इजाजत है। यहाँ पर अपने पसंदीदा वकील की एक इजाजत होती है। दूसरी ये होती है कि 24 घंटे के अंदर किसी आदमी को गिरफ्तार किए हुए को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अपने पसंदीदा वकील की होती है, जैसे कोई गिरफ्तारी कर लिया किसी को, तो उसे क्या क्या संरक्षण मिल सकते हैं? उसे मिल सकते हैं कि अपने पसंदीदा वकील को कर सकता है वो, और दूसरा 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर ये दोनों नियम जो है ना, ये दोनों नियम कहाँ नहीं लगते, ये देख लीजिए। अब बाद क्या है इसका 2 अपवाद है। ये दोनों नियम भी ना कहाँ नहीं लगते, अपने पसंदीदा वकील नहीं चुन सकते, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। जो निवारण निरोध या नजरबंद से दंडित किया गया व्यक्ति हो, निवारण निरोध से दंडित किया गया व्यक्ति, यानी कि कोई आदमी नजरबंद है, अगर कोई आदमी नजरबंद है तो उसे ही नहीं कहा जाएगा कि तू अपने पसंद वकील कर ले, ना उसे कहा जाएगा 24 घंटे में से प्रस्तुत करो, वो कह ही नहीं सकता इसको, उनके लिए इसमें प्रावधान है ही नहीं।
फिर एक और होता है जो विदेशी शत्रु होता है ना, विदेशी शत्रु, विदेशी व्यक्ति जो देश का शत्रु बन जाए, देश का शत्रु बन जाए। जैसे पता चला कि हमने पाकिस्तान के किसी आदमी को पकड़ लिया बॉर्डर पे से, पाकिस्तान का आदमी को किसी को पकड़ लिया बॉर्डर से, और क्या हुआ, वो इस आर्टिकल को कह रहा फिर बार बार, अरे मैं आर्टिकल 2 के अंतर्गत अपने 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो। अरे भाई ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, जो विदेशी है और जो देश का शत्रु है, विदेशी तो बहुत सारे होते हैं मगर ऐसा जो अपने देश का शत्रु है विदेशी है, तो उसको 24 घंटे में ना तो प्रस्तुत किया जाएगा और ना ही उसका पसंदीदा वकील की जरूरत है उसकी, ना उसे वकील की जरूरत पड़ेगी, ना हम वकील की वो दे सकते हैं उसको इजाजत। ठीक है, तो आप समझ गए होगे 22 में क्या है, इतनी डिटेल समझोगे ना तो ज्ञाता बन जाओगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। अभी तक 2 हो गए ना, स्वतंत्रता का अधिकार हो चुका है, अब देखते हैं तीसरा क्या है इसमें। तीसरा क्या है, 22 तक आ गए हम, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने होते हैं, 23 और 24, ये 2 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक तो होता है 23 में आर्टिकल 23, और एक होता है आर्टिकल 24। 23 क्या कहता है, 24 क्या कहता है, इनको बात कर लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या है, बलात्श्रम, बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब ये ना है बलात्कार का भी सोचो, बलात्श्रम का मतलब बल से श्रम कराना, यानी कि बलपूर्वक, बलपूर्वक श्रम कराना, कभी से कुछ और समझो, बलपूर्वक श्रम कराना। ठीक है, मानव का दुर्व्यवहार से संबंधित है, किससे, मानव के दुर्व्यवहार, मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो हो गया बलात्श्रम, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है बलपूर्वक किसी से काम नहीं करवाएगा। मान लीजिए मैं हूं, मैं अगर किसी से कहूँ कि भाई जबरदस्ती कहूँ चलिए काम करके ये काम करे, तो ऐसा नहीं है प्रावधान। परंतु हाँ, इसमें दूसरी क्लोज है, एक क्लोज तो ये हो गई, दूसरी क्लोज एक है, अगर सरकारी कार्यों में, सरकारी प्रयोजनों में अगर सरकार को आपकी जरूरत पड़ती है, सार्वजनिक प्रयोजनों में सरकार को अगर जरूरत पड़ती है, तो उसे बलात्श्रम नहीं मानेंगे, उसे क्या नहीं मानेंगे, बलात्श्रम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सरकार के काम में हमारे हैं। तो जब भी हम सरकारी कार्यों में या सार्वजनिक कार्यों में हमें जरूरत पड़ती है, मतलब क्या, जैसे कि कहीं पर गांव में कोई पुल बनया है, बाढ़ आ जाती है, वो पुल टूट जाता है, तो अगर उस पर मिट्टी डलवाएंगे तो सब लोगों ने कहा भाई ऐसा है सार्वजनिक काम है, इसमें आप मिट्टी डलवाओ, अब उसको जबरदस्ती हम पकड़ के ले जा सकते हैं, तो वो बलात्श्रम नहीं, वो रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सार्वजनिक हो रहा, सभी के लिए हो रहा काम। या पता चला कि बॉर्डर पर जंग छिड़ गई, ठीक है, बॉर्डर पर जंग छिड़ गई, अब सरकार ने कहा कि चलो भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, ठीक है, उनको सेना में भर्ती करो डायरेक्ट, ठीक है, उनको सेना में भर्ती करो, तो वो क्या है, बलपूर्वक नहीं है, उनको जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, तो वो बलपूर्वक नहीं, वो क्या है, सार्वजनिक हितों के लिए काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों में नियोजित या कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि मतलब क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर पाबंदी है, इसका प्रावधान 24 में दिया गया। यहां पर क्या हो रहा है, बच्चों का शोषण, बच्चों का शोषण हो गया। अब बताइए, ट्रिक देखो कितनी अच्छी याद रखने की, जब कोई बच्चा 24-24 घंटे काम करेगा तो उसका शोषण नहीं होगा, याद करने के लिए ऐसा हो जाएगा, जब कोई बच्चा 24-24 घंटे काम करेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चों का शोषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक और है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर बच्चा अपनी शिकायत लेकर जाएगा तो कहाँ जाएगा, एक के पास, और एक लगा तो इसके सामने तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, 124। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 24-24 घंटे अगर काम करेगा तो शोषण हो जाएगा इसका, बच्चों का, तो शोषण का गया, हो गया तीसरा भी। चलो चौथे की ओर चलते हैं। चौथा हमारा मूल अधिकार कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता होगा। चौथा कौन सा होगा हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा हमारा क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या आ जाएगा, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये आ जाएंगे। 25, 26, 27, 28 4 आते हैं इसमें। तो पहले आपका आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म का अंतःकरण की स्वतंत्रता,
यानी कि धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, उसे मान सकता है, उसका कोई प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये तो बात आ गई यहाँ पर। दूसरी इसमें क्या बात है, हाँ सरकार अगर चाहे तो, अगर सरकार चाहे तो सरकार धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। कौन? सरकार। और कब कर सकती है? कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, कौन कर सकती है? सरकार। और कब कर सकती है? जब धार्मिक मामलों में कोई ऐसी घटना हो, ऐसा मामला हो। वो मामले कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सती प्रथा, सती प्रथा ये भी तो धार्मिक था, तो इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, कन्या को मना कर देगी कि सती प्रथा मत करो, ठीक है, सती प्रथा को बिल्कुल मना कर देगी, ठीक है। ये कह सकती है मानव बलि, अगर मानव बलि आ जाए तो ये भी कई बार ऐसा होता है, ये पहले धार्मिक तो थे तो मानव बलि को मना कर सकती है। तो यहाँ पर क्या, धर्म के अंतर्गत स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, मगर कुछ दशाओं में हस्तक्षेप करेगी। वो कैसी कैसी दशा होंगी? जैसे कि अगर सती प्रथा जैसा हो, मानव बलि हो, ये जैसी, ठीक है। परंतु इसमें एक काम और होता है, इसमें एक काम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिख लोग होते हैं ना, सिख, जो सिख लोग होते हैं, सिख लोग, तो सिख लोगों को कृपाण धारण करने की, कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता होती है। कृपाण धारण करने की क्या होती है? स्वतंत्रता। याद रख लेना इसको, कई बार क्वेश्चन आ गया है कि सिख लोग जो कृपाण रखते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उनको रखने की स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत है कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 25 हो गया। दोबारा देख लो, धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है कौन? सरकार। जब मामले कैसे हो, सती प्रथा या बलि, मानव बलि जैसे हों, सिख लोग कृपाण इसमें धारण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 26वां देख लेते हैं, आर्टिकल 26 क्या, बस 4-5 और रह गए। आर्टिकल 26। आज क्लास कितनी बड़ी हो जाए, परंतु आज पूरे मूल अधिकार पढ़ा के ही हटूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो आर्टिकल 26 में क्या है? प्रबंधन का अधिकार। क्या है? प्रबंधन का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार यानी धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। इसमें क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और स्वामित्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है, संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं और आपका स्वामित्व, यानी इसका एक तरीके से स्वामित्व भी ले सकते हैं कि हम इसके स्वामी हैं, इस तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 करारोपण, करारोपण, ठीक है। इसमें क्या आता है? करारोपण आता है, ठीक है। करारोपण नहीं किया गया, मतलब क्या कि धार्मिक जितने भी कार्य होंगे, यानी कि धर्म का जितना पैसा होगा, धर्म का पैसा वो दान के रूप में जितना भी होगा उस पर क्या नहीं होगा? कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा, उसमें कर बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। धर्म के पैसे पे जो है कर नहीं लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में क्या है? आर्टिकल 28 में देखो दो बातें हैं, एक तो धार्मिक शिक्षा का उपगम, धार्मिक शिक्षा का उपगम, धार्मिक शिक्षा का उपागम, ये क्या होता है? देखिए इसमें दो बातें कही गई हैं। जो पूर्णतः है राज्य निधि के द्वारा पूर्णतः पारित कोई संस्थान है, उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसमें क्या है? राज्य निधि से, राज्य की निधि से पूर्णतः अगर कोई संस्थान बनता है जिसमें राज्य सरकार को मान्यता करी गई है, राज्य की निधि से वो बना हुआ है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, समझिए, किसी भी धर्म की उसमें शिक्षा नहीं जाएगी। ये कितने है? आर्टिकल 28 में, आपका आर्टिकल 28 में जी, ठीक है। अब आता 5वां सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। 5वां अधिकार जो है हमारा क्या है? बहुत प्यारा अधिकार है ये भी। 5वां अधिकार क्या है? यह है आपकी 5वां अधिकार है आपका सांस्कृतिक और, चलो इतना सांस्कृतिक अधिकार लिख लो बस, क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है। वो सांस्कृतिक अधिकार इसमें, तो इसमें कितने आर्टिकल होते हैं? 2 होते हैं, एक तो होता है 29 और एक 30, एक तो होता है 29 और एक 30, ये 2 होते हैं। तो इनको देख लो, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या है? तो 29 में क्या है? 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यकों के
हितों का संरक्षण। अब ये कैसा संरक्षण हो सकता है? उन्हें अपनी भाषा व लिपि का संरक्षण प्राप्त होगा। अपनी भाषा व अपनी लिपि का संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी शिक्षा के क्षेत्रों में क्या होगा? इसे क्या होगा जी? शिक्षा के स्तर पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं, ये इसमें बात है। अब 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण थाओं की स्थापना, न प्रशासन का अधिकार इसमें। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन का, ठीक है। मतलब क्या है इसमें? इन्हें शिक्षण संस्थान ओपन करने की स्वतंत्रता है। क्या करने की स्वतंत्रता है? ओपन करने की स्वतंत्रता है। ये ओपन कर सकते हैं, इनको शिक्षण संस्थानों को ओपन करने की स्वतंत्रता है। फिर क्या है? एक और हो सकता है, अनुदान में भेदभाव नहीं किया जाएगा इनको। पहली बात ये होगी। दूसरी क्या हो गई? किसी प्रकार का अनुदान में भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। किसी प्रकार के अनुदान से भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 5 हो गए अधिकार। इसमें एक आपका छठा अधिकार, यानी कि आर्टिकल 31 समाप्त हो चुका है। अब हमारा जो छठा अधिकार है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें हमारे कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है हमारा तो संवैधानिक उपचारों का, यानी संवैधानिक उपचार क्या हो जाएगा हमारा? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ठीक है। कितने में? आर्टिकल 32। ये छठा है हमारा, यही अंतिम अधिकार है, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें कितने प्रकार के रिट हैं? 5, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है, या हाई कोर्ट में 232 के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत, यहाँ पे याद रखना, हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अब इसमें 5 प्रकार की रिट है। सबसे पहली रिट क्या है? 5 प्रकार की रिट है, हमें पता होनी चाहिए। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रतिरक्षण। क्या है? बंदी प्रत्यारक्षण या बंदी प्रतिरक्षण भी कह सकते हैं। बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है। चलो इसको सही से लिख लो, बंदी त्यारक्षण, बंदी प्रतिरक्षण भी बोल देते हैं इसको। क्या होता है ये बंदी प्रतिरक्षण? बंदी प्रतिरक्षण इसका कहते हैं आपका शरीर। इसका मतलब होता है आपका शरीर। इसका मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में? आपका शरीर, ठीक है। क्या होता है ये क्या होता है? ये किसी व्यक्ति या विधि की अनुमति के बिना, यानी जब किसी व्यक्ति को, ये किसके ऊपर लग सकती है? पहले ये देख लो लग किससे। ये सरकार के विरुद्ध भी हो सकती है या व्यक्ति के भी। ये रिट किसके ऊपर ली जा सकती है? सरकार के ऊपर भी ली जा सकती है और व्यक्ति के ऊपर। कब ली जा सकती है सरकार या व्यक्ति के ऊपर? जब किसी व्यक्ति को, कब? जब किसी व्यक्ति को बिना विधि की अनुमति, बिना विधि के अनुमति के गिरफ्तार किया गया हो। गिरफ्तार किया गया हो, यानी जब कोई व्यक्ति को बिना विधि की अनुमति के गिरफ्तार किया गया हो, उस समय पे ले सकते हैं। समझ गए नहीं? उस समय ले जा सकते हैं। मगर ये किन पर नहीं लागू होगी? ये किस कंडीशन में लागू नहीं होगी? किन व्यक्तियों को नहीं होगी? एक तो वो जो नजरबंद आदमी है, नजरबंद आदमी इस चीज का रिट का प्रयोग नहीं कर सकता। और दूसरा वो व्यक्ति कि जो दंडित व्यक्ति है। क्या है? जो दंडित व्यक्ति है, जो जिसे न्यायालय ने क्या कर दिया है? अपराध दोष सिद्ध कर साबित कराया, जैसे दंडित पहले से कर दिया है। तो समझ लो बंदी प्रश्न क्या होता है? आपका शरीर होता है। सरकार या व्यक्ति को विरुद्ध ली जा सकती है रिट। और जब किसी व्यक्ति को बिना विधि की अनुमति के गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, जो विधि कोई कानून है नहीं, उसके बाद भी उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो ये वो व्यक्ति सरकार व्यक्ति के विरुद्ध रिट ले सकता है। और कौन व्यक्ति नहीं ले सकता? जो व्यक्ति नजरबंद है, जो पहले से व्यक्ति दंडित है, वो इस रिट का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा बंदी प्रतिरक्षण आपका ये। दूसरा होता है परमादेश। दूसरी रिट क्या होती है? परमादेश, जिसका मतलब होता है परम आदेश। दूसरी रिट कौन सी होती है हमारी? दूसरी रिट होती है परमादेश। इसका मतलब होता है परम आदेश। परम प्लस आदेश। इसका सही मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका?
इसका मतलब क्या होता है? परम आदेश। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है परम आदेश। ठीक है, ये किसके लिए होता है, किस किस के विरुद्ध लिया जा सकता है? ये किसी अधिकारी के, सरकार के या न्यायिक समीक्षा के। ये सरकार के विरुद्ध ली जा सकती है या न्यायालय के विरुद्ध या प्राधिकारी के, प्राधिकारी के विरुद्ध ली जा सकती है। सरकार के, न्यायालय के, प्राधिकारी के लिए ली जा सकती है, न्यायिक समीक्षा के लिए, न्यायिक समिति जो होती है उसके विरुद्ध भी ली जा सकती है। इन सबके विरुद्ध ली जा सकती है रिट। और कब ली जा सकती है? जो लोग कल्याण या कानूनी दायित्व का पालन ना करें, यानी कि जब कल्याणकारी व कानून का पालन ना करे, पालन न करे, मतलब कोई आदमी इनमें से सरकार, न्यायालय, प्राधिकारी या न्यायिक समिति अगर कोई अपना कल्याणकारी कार्य या कानून के प्रति कार्य नहीं कर रहा या कानून का पालन नहीं कर रहा है तो हम इनके विरुद्ध जो है रिट ले सकते हैं। पता चला कि हम गए कहीं न्यायालय में और जज जो है या वकील जो है सही तरीके का काम नहीं कर रहा तो हम उनके विरुद्ध ले सकते हैं। कोई न्यायिक समिति हमारे ऊपर नहीं बैठ रही, मान लीजिए किसी न्यायालय में हमने केस डाला, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया तो हम उसके ऊपर रिट ले सकते हैं। ठीक है, मगर किसके ऊपर नहीं ले सकते? किसके ऊपर नहीं ले सकते? राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर नहीं ले सकते। इसका यह अपवाद है। अपवाद जो है किसके ऊपर नहीं ले सकते? एक तो राष्ट्रपति के ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है, और एक राज्यपालों के लिए, राज्यपालों के ऊपर नहीं ले सकते। इन दोनों के ऊपर जो है ये हम रिट दायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरी हो चुकी है। तीसरी होती है हमारी, तीसरी रिट जो होती है वो बड़ी प्यारी रिट होती है, इसे कहते हैं प्रतिषेध। तीसरी रिट क्या होती है? प्रतिषेध। तीसरी रिट क्या होती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट निचले न्यायालयों से किसी न्यायालय के सुनवाई को मना कर सकता है। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचले न्यायालयों की सुनवाई के लिए मना कर सकता है। मना कर सकता है और कब कर सकता है? जब मुकदमा लंबित हो तो। जब मुकदमा लंबित हो तब। ऐसा कब कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचले न्यायालय को ऐसा कह सकता है कि आप इस पर मतलब कोई भी सुनवाई नहीं करोगे क्योंकि मुकदमा बहुत लंबा हो चुका है, तो वो अपने पास इसको कह देगा कि हमारे पास भेज दो। ठीक है, इसके मतलब होता है उत्प्रेक्षण। इसके बाद कौन सी होती है? समझ में आ गई है? इसका मतलब होता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है मांग लेना। उत्प्रेक्षण इसका मतलब होता है मांग लेना, मांग लेना। इसका मतलब क्या होता है उत्प्रेक्षण का? मांग लेना। मतलब किसी भी न्यायालय की सुनवाई नहीं की है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है इसे अपने पास मांग लेता है। यानी कि किसी न्यायालय ने सुनवाई नहीं की है तब सुप्रीम कोर्ट अपने पास मांग लेता है इसको, अपने पास जो है इसको मांग लेता है। ठीक है, अब एक होता है इसका अंतिम, अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा होता है। अधिकार प्रेक्षा होता है, इसमें क्या होता है? किसके अधिकार से। इसका मतलब क्या होता है? किसके अधिकार से। मतलब कोई सार्वजनिक पद पर अगर कोई आ जाता है, यानी कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद पर आता है और वो अवैध रूप से आता है, यानी कि सार्वजनिक रूप से पद पर अवैध रूप से आया है और आपको शक हो गया है तो आप उसके ऊपर रिट ले सकते हो और उससे कह सकते हो किस अधिकार से आप यहाँ आए हो। तो ये थी हमारी 5 प्रकार की रिट, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारे 3 आर्टिकल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में 3 आर्टिकल हैं जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका पता होना चाहिए। क्या?
उसमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या है, समझ गए नहीं। चलिए उनको भी देख लेते हैं 3 आर्टिकलों को जो इसके अतिरिक्त बचे हैं, 33, 34 और 35। 33, 34 और 35। तो आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 में क्या है? आर्टिकल 33 में है सशस्त्र बलों में, सशस्त्र बलों में, सशस्त्र बलों में अधिकारों का पर पाबंदी या अधिकारों पर पाबंदी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, अधिकारों पर पाबंदी। मतलब जहां कर बैलेंस बना रहे, मतलब जितने भी सशस्त्र बल होते हैं अगर उनमें कोई भी भर्ती होता है व्यक्ति तो वो बिना अपने कमांडर की मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा। तो ये आर्टिकल 33 में दिया गया है कोई भी आदमी उसकी व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसा मान सकते हैं कि व्यवस्था या अनुशासन बनाने के लिए, व्यवस्था अनुशासन बनाने के लिए उनकी पाबंदी लगाई जा सकती है। पता चला कि ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग करते करते किसी को भूख लगी, साहब में खाना खाई हो, अरे ऐसे कहते खाई होगे भाई, तो ये जैसा रोकथाम है वो किस चीज़ के लिए है? जिससे कि सेना की व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। चलो आर्टिकल 34 में क्या है? आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ का मतलब होता है जैसे कि किसी देश में किसी राज्य में कर्फ्यू लग जाए या कहीं पर कर्फ्यू लग जाए, सैन्य शासन कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है? सैन्य शासन। अगर सैन्य शासन लग जाए तो वहां पर क्या होता है? उनके लोगों के मूल अधिकारों पर पाबंदी लग जाती है, उनको रोक लिया जाता है मूल अधिकारों को, ठीक है, उसकी पाबंदी लग जाएगी और उनके मूल अधिकारों को रोक लिया जाएगा, केवल 2 अधिकारों को छोड़कर, 19 और 20 को, सॉरी 20 और 21 को, 20 और 21 को, समझ गए नहीं? तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आता है कि आर्टिकल 35 में क्या है? तो आर्टिकल 35 में क्या है? आर्टिकल 35 में है संसद को विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार विशेष आर्टिकलों पर, विशेष मूल अधिकारों के आर्टिकलों पर, ठीक है जी, ये काम है संसद को। तो इस प्रकार से ये हमारे थे मूल अधिकार, ठीक है, जिसमें कोशिश की गई है आप लोगों को कि बहुत सरल और बहुत आपके मतलब बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में ही, जिससे कि आपको ऐसा होता है ना किताबी लैंग्वेज समझ में आती नहीं, और किताबी लैंग्वेज समझ में आती नहीं तो इस वजह से आपको पढ़ाई भी अच्छी से नहीं होती। तो हम कोशिश करी गई है कि आप लोगों को अच्छे से आप ही की लैंग्वेज में इसको समझाया गया हो, जिससे कि आपको बहुत आसानी से टच में ही आ गए हो। एक दो बार, अगर एक बार वीडियो देखो कुछ और समझ में आएगा, फिर एक दो बार और देखना, ठीक है, इस तरीके से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी टाइम पर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आने वाला जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा राज्य के नीति निर्धारण तत्व, ठीक है। बहुत जल्द ही हम आपको इसी समय पर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो नए बंदे हैं जो इस चैनल पर और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।